Hello my dear students, how are you all? I hope you all are very well today. So without wasting time, we have to start a new topic, that is time and tense. Okay, तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत बार पढ़ा होगा कि टाइम और टेंस क्या होता है. ठीक है, अच्छा आप लोग जानते भी हैं क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टाइम एंड टेंस, या टेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से. लेकिन some students say to me that tense create tension for us. ठीक है, तो टेंशन क्रिएट नहीं करेगा हम लोग. मैं यहां पर उस मेथड से आपको पढ़ाऊंगा जिस मेथड को बहुत इजीएस्ट मेथड कहा जाता है टेंस के सेगमेंट के अंदर. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट टेंस. तो बेटे सबसे पहले हम लोग टेंस की जो है वो डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेंस. एक टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है. तो डेफिनेशन जो है वो यहां लिखी हुई है. देखो, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये जो टेंस है ये एक वर्ब की फॉर्म होती है. ठीक है, ये क्या होती है, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डिनोट्स, जो क्या डिनोट करती है, जो डिनोट करती है टाइम को, ठीक है, स्टेट को और स्टेट ऑफ एन एक्शन. ठीक है, किसी टाइम को डिनोट करेगी, किसी स्टेट ऑफ एन एक्शन को डिनोट करेगी और किसी इवेंट को डिनोट करेगी. उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग टेंस कहेंगे. मतलब कि टेंस अगर हम लोग समझें तो टेंस हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि टेंस जो है वो क्रिया का एक रूप होता है. क्या होता है, क्रिया का एक रूप होता है जो किसी समय को, ठीक है, जो किसको, किसी समय को, और उसके बाद में क्या है, किसी समय को, किसी अवस्था को. स्टेट ऑफ एन एक्शन मतलब हो गया अवस्था, और इवेंट का मतलब हो गया कार्य को दर्शाता है. क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है. मतलब कि जो चीज किसको दर्शाती है, किसी समय को बताती है, स्टेट ऑफ एन एक्शन को बताती है और किसी इवेंट को बताती है, दैट इज कॉल्ड टेंस. उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टेंस कहते हैं. जैसे मान के चलो मैंने कहा आई विल गो, तो आई विल गो किसको शो कर रहा है. देखो यहां पर मैं कहूं विल, तो विल किसी टाइम को शो कर रहा है, स्टेट ऑफ एन एक्शन किसी एक्शन की स्थिति को बता रहा है. ठीक है, और अवस्था इवेंट या समय को बता रहा है. ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि किसी क्रिया का वह रूप जो किसी समय को, अवस्था को या किसी कार्य को बताता है, उसको हम लोग टेंस कहते हैं. तो टेंस जो है वो इतनी सारी चीजों को डिनोट करता है. टेंस इन सभी सारी चीजों को क्या करता है, डिनोट करता है. भाई यहां तक समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन में कोई डाउट है. चलो अब मैंने यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टाइम एंड टेंस. लेकिन आप लोगों ने कई बार तो टेंस ही पढ़ा होगा, टाइम कहां से आ गया. तो देखो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल मेथड से समझाता हूं इसको कि टाइम और टेंस मैंने यहां क्यों लिखा है. क्योंकि इन जनरल अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग पढ़ोगे टाइम, लेकिन आई विल टीच यू टाइम एंड टेंस. तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो टाइम के साथ साथ टेंस भी पढ़ाऊंगा या टेंस के साथ साथ टाइम भी पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो देखो बच्चे टाइम और टेंस में होता क्या है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेंस की, तो टेंस जो होता है ये बेस्ड होता है किस पर, बेस्ड ऑन ग्रामर रूल्स. तो जो टेंस होता है वो ग्रामर के रूल्स पर बेस्ड होता है. मतलब जहां पर ग्रामर के नियम आ जाते हैं वहां क्या होता है, जहां ग्रामर के नियम आ जाते हैं वो क्या कहलाता है, वो टेंस कहलाता है. ठीक है, अच्छा इसके बाद में बात करते हैं टाइम की. तो टाइम किसे कहते हैं, नॉट बेस्ड ऑन ग्रामर रूल्स. तो जो टाइम है वो ग्रामर के नियमों पर आधारित नहीं होता. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको हम लोग कैसे समझें कि जो चीज ग्रामर के रूल्स पर बेस्ड है दैट इज कॉल्ड टेंस, और जो चीज ग्रामर के रूल्स पर बेस्ड नहीं है दैट इज कॉल्ड टाइम. तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट, हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं. तो समझने का बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा तरीका होता है और वो होता है हमारा एग्जाम्पल के थ्रू. तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे के, इसका एग्जाम्पल क्या है. ठीक है, अब देखो मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, सेंटेंस को समझाता हूं, फिर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बनाया आई प्ले
क्रिकेट डेली, आई प्ले क्रिकेट डेली, ठीक है, मैं खेलता हूं क्रिकेट रोज। अच्छा यहां पर मान के चलो मैं डेली ना लिखकर मैं लिखता हूं एवरी डे। अगर मैंने डेली नहीं लिखा और मैंने लिखा यहां पर एवरी डे, ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस के अंदर टाइम को कैसे फाइंड आउट करोगे, इस सेंटेंस के अंदर टेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो टेंस को जो फाइंड आउट करने का तरीका था वो डेफिनेशन में आपने देखा था एक्शन, क्या एक्शन। तो इसमें एक्शन कहां हो रहा है, एक्शन हो रहा है प्ले में, तो जहां एक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे टाइम की। तो देखो टाइम क्या है, यहां पर टाइम से पता इस इन इन इस सेंटेंस के अंदर कौन से वर्ड को देखकर आप लोग पता कर सकते हो कि यहां टाइम कौन सा है। तो क्या आई टाइम है, नहीं, क्रिकेट टाइम है, नहीं, एवरीडे क्या हो गया, ये टाइम हो गया। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं कि भैया यहां टेंस का पता चल गया, टाइम का पता चल गया, तो जो टेंस होता है इट इज बेस्ड ऑन एक्शन, या एक्शन पर तो बेस्ड होता ही है ना, इसके मैंने आपको इससे पहले डेफिनेशन तो बताई है। तो टेंस जो है वो बेस्ड होता है एक्शन पर। अच्छा मैं कहूं कि टेंस जो होता है वो ग्रामर के रूल्स पर भी बेस्ड होता है, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां टाइम क्या है, तो टाइम आपने कहा कि सर एवरीडे है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे बात करते हैं। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से कि चलो भैया आपको टेंस तो पता चल गया, लेकिन यहां टेंस है कौन सा। चलो मैं यहां लिख देता हूं टेंस, एक बार छोटा सा ग्लिम्स देता हूं मैं आप लोगों को कि टेंस हमारे पास में तीन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों में से आपको बताना है कि इन तीनों में यहां टेंस कौन सा है, ठीक है। तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसे पढ़ रखा होगा आपने, बट मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पर है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो टेंस है वो कौन सा हो गया, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस लिखूंगा, पास्ट टेंस लिखूंगा या मैं फ्यूचर टेंस लिखूंगा, ठीक है। अच्छा मैं अगर यहां पर पूछूं आपसे कि टाइम कौन सा हुआ, तो देखो टाइम भी दो होते हैं, टेंस और टाइम, ठीक है, दो नहीं होते तीन होते हैं, ठीक है। तो टेंस भी तीन हो गए, टाइम भी क्या हो गए, तीन हो गए। तो यहां पर देखो क्या है, अब मैं पूछूं कि भैया यहाँ टाइम कौन सा है, क्या ये प्रेजेंट का टाइम है, क्या ये पास्ट का टाइम है, क्या ये फ्यूचर का टाइम है। तो ये टाइम जो है वो आप मुझे क्या बताओगे कि टाइम जो है वो किस पर है। देखो अगर ये सेंटेंस देखोगे तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये जो टाइम है वो किसका है, प्रेजेंट का है, ठीक है। अच्छा मान के चलो यहाँ प्ले नहीं होता, प्लेड होता, तो क्या यहां पर ये टाइम प्रेजेंट का ही होता, क्या नहीं होता, ये टाइम उस समय किसका हो जाता, ये टाइम उस समय पास्ट का हो जाता। मान के चलो यहाँ प्ले की जगह आई शैल प्ले क्रिकेट एवरीडे, मैं रोज क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है, तो यहां पर ये टाइम किसका हो जाता, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का हो जाता, टाइम किसका हो जाता, फ्यूचर का हो जाता। तो इसका मतलब है कि यहां जो टाइम है वो तीनों है, वो प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम नॉट बेस्ड, बेस नहीं करता किस पर, ग्रामर के रूल्स पर। तो ग्रामर के कहीं रूल लग नहीं रहे टाइम पर, तो टाइम जो है वो अपना कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, तो फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको लिखा था कि टेंस जो है इट इज बेस्ड ऑन ग्रामर रूल्स, ये जो है टेंस जो है वो ग्रामर के नियमों पर आधारित है। तो यहां पर प्ले जो है ये टेंस है, और टेंस किस पर बेस्ड है, ग्रामर के नियमों पर। तो बताओ मुझे कि अगर यहां पर ये प्ले लिखा हुआ है तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। तो यहां पर टाइम और टेंस देख लो, टाइम और टेंस दोनों ध्यान से समझना, टाइम और टेंस दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। एक सेंटेंस और बनाते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो इसको एक डिवाइड कर देते हैं, यहां एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले वीक दिल्ली जा रहा हूं। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि भैया टेंस कौन सा है, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, टेंस का पता चल गया। मैं पूछूं कि टाइम कौन सा है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, टाइम का पता चल गया, ठीक है।
अब मैं पूछता हूं कि यहाँ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। मैं पूछता हूं कि यहाँ टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो टेंस देखो पता चल जाएगा, एम लगा हुआ है तो इसका मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा मैंने पूछा टाइम कौन सा है, तो देखो नेक्स्ट वीक, मतलब कि अगला हफ्ता। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट में जाएगा वो हमेशा क्या होगा, फ्यूचर होगा। अब देखो मैंने अभी अभी आपको एक चीज कही थी कि टाइम और टेंस जो है वो दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो देख लो नहीं भी, मतलब यहाँ टेंस प्रेजेंट है तो यहाँ टाइम कौन सा हो गया, फ्यूचर हो गया। तो टाइम एंड टेंस कैन बी सेम और कांट बी। तो टाइम और टेंस जो हैं वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ तक समझ में आया। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये मैं आप लोगों को रब कर देता हूँ। देखो बेसिक सी चीज़ बताई है मैंने आपको कि टाइम एंड टेंस के बारे में। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखो बच्चे इसको रटना नहीं है आप लोगों को, इसको समझना है। ठीक है, डोंट क्रैम इट, जस्ट अंडरस्टैंड। अपनी एक अंडरस्टैंडेबल इसमें विकसित करो, डेवलप करो, अपनी समझ या सोच विकसित करो इन चीज़ों को याद करने के लिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को रटोगे ना तो रटने से ये याद नहीं होती, बिकॉज ये लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर फीलिंग होती है भाई, तो जहां पर फीलिंग आती है उसको रटा नहीं जाता। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप किसी से बात करने जाओगे तो क्या घर से रट कर जाओगे, क्या बोला वही मुझे इसको ऐसे 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 बोलना है, नहीं ना। वहां जो थॉट प्रोसेस निकलेगा आप लोगों का, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर आप क्या करोगे, बात करोगे। बस वही चीज है। तो किसी लैंग्वेज को रटा नहीं जाता, लैंग्वेज को समझा जाता है, फील किया जाता है। ठीक है, तो रटना नहीं है इसको, इंग्लिश को। और मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आपको टेंस समझाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद यू विल बी एक्सपर्ट इन टेंस। और मेरी ये गारंटी है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किसी को भी टेंस पढ़ा सकते हो और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा सकते हो, ये मैं कहता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलो तो अगला देखो हम लोग देखते हैं इसमें पार्ट के। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं टेंस की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। चल एफ, हाँ इसको मैं वापस से लिख देता हूं, फ्यूचर। देखो फ्यूचर से मुझे एक छोटा सा एक जोक याद आया इंग्लिश पर, सुनना उसको क्या है। एक बार एक टीचर के पास में एक बच्चा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश के टीचर थे, उनके पास एक बच्चा जाता है, कहता है सर मुझे जो है ना जो मुझे है एक नटूरे का वर्ड, नटूरे का मतलब मुझे समझाओ कि नटूरे का मतलब क्या होता है। तो टीचर ने बोला नटूरे वर्ड तो मुझे पहली बार सुनाई दिया है। तो टीचर ने कहा बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी तो मैं बिजी हूँ तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो इंडिया के अंदर एक चीज़ होती है कि अगर किसी फैकल्टी को कोई टॉपिक नहीं आता, ठीक है, मैं देखो किसी की बुराई नहीं कर रहा, तो वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि अभी मेरे पास में टाइम नहीं है या अभी मेरे पास में कुछ नहीं है। जबकि मैं किसी भी स्टूडेंट की क्वेरी को उसी समय सॉल्व करता हूँ। अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं ये कहता हूँ कि बेटा मुझे इसको पढ़ना है और पढ़कर फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो टीचर के पास में आया तो कहता है टीचर को, कह लो सर मुझे नटूरे की स्पेलिंग, नटूरे का मतलब बताओ कि नटूरे का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टीचर ने बोला यार नटूरे का मतलब चलो मैं देखकर बताऊंगा। तो उन्होंने सर्च किया, उनको कहीं मिला नहीं। तो किसी ने बोला कि भाई साहब गूगल एक बाबा हैं अपने, उनके पास में हर एक बीमारी का इलाज है, मतलब हर एक क्वेश्चन का उनके पास में आंसर है, तो आप गूगल बाबा से पूछिए। तो गूगल बाबा से जब पूछा तो गूगल बाबा ने कहा उप्स नो रिजल्ट फाउंड। तो टीचर बड़े परेशान हो गए, बोले यार कल वो बच्चा वापस से पूछेगा। तो अब क्या हुआ कि वो बच्चे ने टीचर को देखा और पकड़ लिया, बोला सर वो उसका नटूरे का मतलब मुझे बताइए, नटूरे का मतलब क्या होता है। तो टीचर ने बोला बेटा मैं इसको देख कर बताऊंगा, अभी तो मैं बिजी हूँ। 7 दिन बाद वापस से यही रूटीन चलने लग गया। तो टीचर बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए। तो लड़का वापस आता है और पकड़ लेता है, बोला सर आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो टीचर ने कहा, बोला बेटा चल ठीक है बता दूंगा, तू एक काम कर, तू मुझे स्पेलिंग लिख कर दिखा दे। तो लड़के ने लिखा न टूरे।
तो ये नटूरे नहीं है, ये है नेचर। अब टीचर का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया, एक पीक पर पहुंच गया। भड़क गए उस बच्चे पर, बोलते हैं कि तू इतना पागल कैसे हो गया, मैं तेरा कॉलेज से नाम कटवा दूंगा, तेरा करियर तबाह कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बेचारा बच्चा डर गया, बोला यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं पूछ लिया। तुरंत गुरुजी के पांव पकड़ कर बोलता है कि गुरुदेव नटूरे के चक्कर में मेरा फटूरे खराब मत करो। ठीक है, तो नटूरे के चक्कर में फटूरे खराब हो जाते हैं कभी कभी। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर देखो कहां पर प्रॉब्लम आई प्रोनाउंसिएशन पर। बच्चे ने बोला टीचर को नटूरे और फटूरे, तो टीचर तो बेहोश हो गए, उसके बाद में कॉमा में चले गए और उसके बाद में वो बाहर ही नहीं आ पाए। तो ध्यान रखिएगा कि राइट जो प्रोनाउंसिएशन है वो राइट वर्ड, राइट स्पेलिंग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, राइट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने उच्चारण को बिल्कुल करेक्ट करिएगा। कई बार ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं माय नेम इज, तो इज नहीं होता, इट्स इज। देखो इंग्लिश कोई बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है भाई, ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि आपने किसी पर लठ मार दिया या डंडा मार दिया। इट इज अ सॉफ्ट स्पोकन, ये बहुत प्यार से बोली जाने वाली लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम लोग माय नेम इज बोलते हैं, इसको इज नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बस मुझे एक छोटी सी कहानी या कविता, या फिर कह सकते हैं कविता तो नहीं, एक चुटकुला मुझे याद आ गया इस पर। तो नटूरे के चक्कर में कभी कभी फटूरे खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर है, फटूरे नहीं है। तो हमारे पास में देखो बच्चे टेंस 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, आप में से कुछ सोच रहे हो कि बोला सर आजकल तो टेंस 2 ही होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो डोंट बी पैनिक। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो प्रेजेंट सिनेरियो को, प्रेजेंट टाइम को शो करता है। पास्ट टेंस जो होता है वो पास्ट ऐसा समय जो बीत गया, जो पीछे चला गया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस यहां है, पास्ट टेंस पीछे है, फ्यूचर टेंस आगे आएगा। ठीक है, तो फ्यूचर जो है वो किसके बारे में बात करता है, भविष्य के बारे में बात करता है, फ्यूचर के बारे में बात करता है। ठीक, अब होता क्या है इन तीनों टेंसेस के, हम लोग अगर बात करें तो 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम लोग इनके 4 पार्ट्स लेते हैं। तो सबसे पहला होता है अपने पास में सिंपल, सेकंड होता है अपने पास में कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है अपने पास में परफेक्ट, और फोर्थ होता है अपने पास में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हमारे पास में हो गए बच्चे। अब मैं इनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्सप्लेनिंग यू कांट गेट द एक्चुअल सेंस ऑफ दीज टेंसेज। ठीक है, तो ये टेंस तो हमारे पास में 3 हो गए, इन सबके 4 पार्ट्स हो गए या सब पार्ट्स हो गए, तो टोटल हमारे पास में जो टेंसेज बने वो कितने बने, 12। लेकिन एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि आपको पूरे के पूरे 12 जो है टेंसेज नहीं पढ़ने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। आपको कुल मिलाकर कुछ 8 जो टाइप्स के टेंसेज हैं उन्हीं पर ज्यादा फोकस करना है, और उस 8 में से भी जो 4 टाइप के जो टेंसेज होंगे उन पर मोस्ट फोकस हम लोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनने के जो चांसेस होते हैं वो सिर्फ 4 में होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ जादुई चीजें भी बताऊंगा इसमें। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि कुछ बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, तो मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर दूं, इट्स नॉट प्रेजेंट सिंपल। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल बोला इट मींस यू आर क्रिएटिंग अ न्यू टेंस। तो कुल मिलाकर आपने 12 तो ये टेंस हो गए, और 3 टेंसेज और क्रिएट हो जाएंगे, तो लगभग कितने हो जाएंगे, 15 टेंसेज आपके पास में क्रिएट हो जाएंगे। तो क्यों टेंस को बढ़ाकर अपना टेंशन बढ़ा रहे हो यार। तो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, ना कि प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। हाँ, इसको इनडेफिनिट भी बोलते हैं, वो मैंने नहीं लिखा, बस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को वो पता है। ठीक, अब देखो सिंपल में क्या होता है, सिंपल में क्या होता है कि हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। बहुत सिंपल नैरेटिव्स बनते हैं भाई यहाँ पर, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे सेंटेंस नहीं बनाए जाते। सेंटेंस यहां जो बनते हैं, दीज ऑल सेंटेंसेस आर किस। अच्छा, वो किस वो नहीं जो आप लोग कुछ सोच रहे हैं, आई एम नॉट स्प्रेडिंग अ वल्गर थिंग हियर। किस का जो मतलब होता है, देखो वो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, बिकॉज आई एम अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। ठीक है, तो मैं पीडी सेशंस भी लेता हूं, पीडी की क्लासेस भी लेता हूं, इंटरव्यू स्किल्स भी सिखाता हूं, ग्रूमिंग का पार्ट भी मेरे पास रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि किस स्टैंड्स फॉर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल।
यहाँ जो सेंटेंस बनते हैं वो शॉर्ट बनते हैं और सिंपल बनते हैं। तो देखो बात से ना सिंपल सिंपल तो सिंपल, तो जहाँ सिंपल 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 आ गया हमारा सेंटेंस क्या बनेंगे भाई, सिंपल 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 बनेंगे। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ जो सेंटेंस बनते हैं वो सिंपल बनते हैं, या हम लोग कहें कि यहाँ जो सेंटेंस बनते हैं वो अपनी हैबिट से रिलेटेड बनते हैं। किससे रिलेटेड बनते हैं, हैबिट से, आदत से। देखो आदत कौन सी होती है बेटा, आदत कोई भी हो सकती है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, दैट इज माय हैबिट। अच्छा आप कहोगे सर ये तो आपका प्रोफेशन है, बट बेटा प्रोफेशन तो है, रात को सोते सोते भी मुझे क्या होता है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब टेंस ये सब मैं क्या निकल जाते हैं अपने आप में। ठीक है, लगता है कि जैसे मेरी वाइफ ने कहा मुझे कि आप रात को जो है वो सोते सोते टेंस पढ़ाना शुरू कर देते हो, तो ये जो है वो मेरी हैबिट है। ठीक है, आदत है। तो आदत ऐसी होती है कि व्यक्ति जो है वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। ठीक है, प्रोफेशन तो है, तो अपनी हैबिट को मैंने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई आई एम अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट। देखो मैंने हैंडसम अमाउंट बोला, तो ब्यूटीफुल इज फॉर फीमेल। ब्यूटीफुल जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, और हैंडसम जो होता है वो किसके लिए होता है, मेन के लिए होता है। सैलरी स्टैंड, सैलरी के साथ में जो आएगा वो क्या आएगा, हैंडसम सैलरी आएगी, ब्यूटीफुल सैलरी नहीं आएगी। अच्छा किसी फीमेल की भी सैलरी होगी ना, तो उसके लिए भी हम लोग हैंडसम सैलरी यूज करेंगे, ब्यूटीफुल सैलरी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहां सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये किस पर बेस्ड होते हैं, हैबिट पर। अब हैबिट तो ऐसी होती है जैसे मैं खाना खाता हूं, तो ये मेरी प्रेजेंट हैबिट हो गई। मैं खाना खाता था, ये मेरी पास्ट हैबिट हो गई। मैं खाना खाऊंगा, ये मेरी फ्यूचर हैबिट हो जाएगी। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो दैट्स माय प्रेजेंट हैबिट। मैं क्रिकेट खेलता था, दैट वाज माय पास्ट हैबिट। मैं क्रिकेट खेलूंगा, दैट इज माय फ्यूचर हैबिट। तो ये जो चीज है, ये जो सेंटेंस है या ये जो टेंस है वो किस पर बेस होता है, हैबिट पर बेस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बच्चे आगे चलते हैं। देखो आगे है अपने पास में कॉन्टिन्यूस। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि बोला सर प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, सॉरी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, तो दोनों ही जो हैं, ये तीनों ही जो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये तीनों किस पर बेस्ड होंगे, हैबिट पर बेस्ड होंगे। ठीक है, आदत पर बेस्ड होंगे। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूस की। देखो मैंने इसको बोला कॉन्टिन्यूस, कभी कभी कुछ बच्चे इसको प्रोनाउंस करते हैं कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया ना नटूरे के चक्कर में फटूरे खराब हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप राइट प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो राइट प्रोनाउंसिएशन से आप लोगों को राइट स्पेलिंग समझ में आएगी। मान के चलो अगर आप लोग किसी वर्ड की स्पेल गलत, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हो, तो उसकी स्पेल भी आप लोग क्या करोगे, गलत ही लिखोगे। तो सही प्रोनाउंसिएशन प्रोड्यूस करता है सही मीनिंग को। ठीक है, सही स्पेलिंग को, क्योंकि अगर आपने गलत प्रोनाउंसिएशन दिया या गलत प्रोनाउंस किया तो आप लोग उसकी स्पेलिंग भी गलत लिखोगे, मीनिंग भी गलत आ जाएगा फिर तो। चलो भाई बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। देखो कॉन्टिन्यूअस जो है वो कॉन्टिन्यूटी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कॉन्टिन्यूटी से। ऐसी चीज जो बस कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बस चलती जा रही है, चलती जा रही है भाई, चलती जा रही है और चलती ही जा रही है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। अब देखो चाहे ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में हो, लगातार चल रहा हो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा मैं पढ़ा रहा था, तो दैट इज माय पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मतलब ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में चल रहा होगा, ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है। तो इन सभी एक्शंस को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, चाहे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, तो ऐसी चीज जो लगातार चलती रहती है, लगातार चल रही है, लगातार चल रही होगी, उसको शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी से संबंधित है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जानते हो क्या, ऐसी चीज जो प्रगति करती हो, जो लगातार प्रगति करती हो। जैसे मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब कुछ तो हम लोग सीख ही रहे हैं। मतलब हम लोग अगर टेंस वर्ड सीखा तो टेंस के बाद में हम लोग यहां तक आए, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी में आ जाएगा भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो बच्चे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट की। ठीक है, देखो परफेक्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण।
ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में इसको? पूर्ण कहते हैं। अब भाई ये पूर्ण होता क्या है? देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हो, सपोज दैट कि आप लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप लोग सपोज दैट इंग्लिश में अच्छे हो, मैथमेटिक्स में अच्छे हो, रीजनिंग में अच्छे हो, या जीके या जीएस में अच्छे हो, आप लोग किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो, अच्छे हो, मतलब आपको वो सब्जेक्ट जो है वो बाय हार्ट है, ठीक। अब होता क्या है कि अगर आपको वो सब्जेक्ट बाय हार्ट है तो इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट में क्या हो? परफेक्ट हो, मतलब आपको उस सब्जेक्ट में और कुछ सीखने की अब जरूरत नहीं है, इंस्टेड ऑफ न्यू रिसर्च, ठीक है। तो नई रिसर्च के अलावा आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मतलब आप उसमें क्या हो, उस एक्शन के अंदर या उस सब्जेक्ट के अंदर परफेक्ट हो। तो बस वही चीज है कि ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में हुआ, देखो समझना कैसे, जैसे मान के चलो कोई एक्शन यहां हुआ, इसके बारे में यहां कहा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर एक्शन कंप्लीट तो हो गया यहां पर, लेकिन कहा उसके बारे में इस लाइन पर, तो ड्यूरेशन थोड़ा सा तो बढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई एक्शन किया यहां पर, उसके बारे में कहा यहां पर, देखो डिस्टेंस और डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो मैंने खाना खाया, तो अभी अभी खाया ना, तो जब मैंने अभी अभी खाना खाया तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। मान के चलो मैंने 7 साल पहले खाना खाया था, ये मैंने बहुत समय पहले खाना खाया था, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब खाना जरूरी नहीं बच्चे कि हम लोग तो अभी आज खाना खाया तो उसके बाद 2 साल बाद 10 साल बाद खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है। इट जस्ट ओनली एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा बच्चे, एक्शन जो होगा वो तो होगा कंप्लीट फ्यूचर में, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने कह दिया प्रेजेंट के अंदर ही। अब समझना है इसको, देखो कैसे, हालांकि आपको दो समझ में आ गए होंगे, इसका समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो आप लोग कभी किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे आप लोग पैरामाउंट इंस्टीट्यूट में पहुंचे, यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आप काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है, आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक। काउंसलिंग के अंदर आप एक चीज पूछते हो कि भाई मैम और सर ये जो कोर्स है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, गौर से समझना मेरी बात को। तो वो कहते हैं कि भैया ये जो है आपका सिलेबस जो है वो 3 या 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, 6 मंथ्स में, जितना भी लिखा हुआ होता है, जितना भी होता है वो कह देते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा कि 3 से 4 महीने में आपका एक कोर्स खत्म होगा। अब खत्म तो होगा फ्यूचर में, लेकिन भाई उसके लिए कह तो दिया हमने भी प्रेजेंट में ही ना। सपोज दैट कि आप लोगों ने जैसे आज मान के चलो, आज डेट है अपनी, अच्छा डेट क्या है आज अपनी 17th है ना, आज 17th डेट है अपनी, 17th जून है। अब 17 जून को आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है तो एडमिशन तो अभी कहीं है ही नहीं, जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उनका, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भले ही से एडमिशन चालू हुए, ठीक है। अब 17 जून को आप लोगों ने यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। अब आप यहाँ पूछते हो आज कि भैया सर ये क्लास कब खत्म होगी, तो आपको कहते हैं कि ये जो क्लास है वो कब खत्म होगी, इसको मान लेते हैं अक्टूबर में कर लेते हैं, ठीक है, ये अक्टूबर में खत्म हो जाएगी 17 अक्टूबर को। अब ये एक्शन तो कंप्लीट कब होगा, फ्यूचर में, लेकिन कह दिया आपको कहां पर, प्रेजेंट में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कि जो फ्यूचर में कहा हुआ एक्शन है कि भैया 17 अक्टूबर को आपकी क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, क्या ये फिक्स्ड है? सोचो जरा कि भैया 17 अगर अक्टूबर को कहा है, तो क्या एग्जैक्ट 17 अक्टूबर को क्लास खत्म हो जाएगी? इम्पॉसिबल। होगा क्या, इसमें एक चीज़ है कि मान के चलो अगर सिलेबस बहुत जल्दी करवाया तो 17 से पहले ख़त्म हो गया, सिलेबस थोड़ा सा अपने नॉर्मल वे में चला तो थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है, 5-7 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी थोड़ा है कि एग्जैक्ट 17 अक्टूबर को ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी मॉनसून की बात करें तो मॉनसून आने का जो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, फोरकास्ट जो हम लोग करते हैं, वो कहते हैं कि भैया 4 जून को मानसून यहाँ पहुँच जाएगा, 5 जून को यहाँ तक आ जाएगा, 15 जून को यहाँ तक आ जाएगा, 30 जून को यहाँ तक आ जाएगा और उसके बाद में पूरे इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये कन्फर्म है? नहीं, ये क्या हो जाएगा, ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में होगा, लेकिन कब होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। इज इट क्लियर? चल अब हम लोग बात करते हैं किसकी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत सिंपल सी चीज़ है। होता क्या है, इसमें 2 टेंस एप्लीकेबल होते हैं। कौन कौन से टेंस एप्लीकेबल होते हैं? देखो एक तो परफेक्ट टेंस और दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक तो परफेक्ट टेंस का हो गया और दूसरा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब यहाँ देखो परफेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, पूर्ण।
कॉन्टिन्यूस का मतलब मैंने क्या बताया था, जो चीज़ अपनी कॉन्टिन्यूटी में है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल समझना। जैसे मान के चलो कोई स्टेशन ए है, कोई स्टेशन बी है। एक ट्रेन जो है उसने स्टेशन ए से चलना शुरू किया सुबह के 7:30 पे, उसको स्टेशन बी पर पहुंचना है दोपहर के 2 बजे। इसको एएम कर देते हैं, इसको पीएम कर दिया अपन ने, ठीक। अब ट्रेन ने क्या किया, चलना शुरू किया। देखो ध्यान से समझना, ट्रेन चल रही है यार, थोड़ा सा मारकर, ये देखो चल रही है ना। अब एक चीज़ दिखाओ मुझे, एक चीज़ बताओ मुझे कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कंप्लीट हो गया तो क्या कहला रहा है, परफेक्ट। अच्छा ट्रेन अभी भी चल रही है, तो अभी भी चल रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी में आ गया ना यहाँ पर। तो यहाँ दो एक्शन एप्लीकेबल होते हैं भाई। एक एक्शन कहता है कि कुछ एक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ है, और दूसरी चीज कहती है कि कुछ पार्ट जो है वो अभी भी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए वी हैव टू यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां तक समझ में आया। देखो बेसिक सी चीज बताई है मैंने अभी आप लोगों को, बहुत बेसिक सी चीज है, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को कि टेंस मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, और इतना इजी मेथड मैं यूज करूंगा जिस मेथड से मैं आपको गारंटी देता हूं कि टेंस आप लोगों को याद हो जाएगा। अच्छा सिर्फ टेंस ही नहीं होगा, बाकी के पार्ट्स भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया है कि पढ़ाई कैसे की जाती है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं यहां से चलकर अगले पार्ट पर। अब देखो अगला पार्ट क्या है हमारा, अगला पार्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चे, वैसे एसएससी या बैंक के किसी भी एग्जामिनेशन में जहां आपके लेवल की बात की जाती है इस चार्ट को नहीं बनाया जाता, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ टेंस चार्ट फॉर यू, ठीक है। लेकिन मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट टेंस की। फिर बात किसकी करेंगे, पास्ट टेंस की। फिर बात किसकी करेंगे, फ्यूचर टेंस की, ठीक है। जैसे जैसे मैं आप बना रहा हूँ ये चार्ट, वैसे वैसे आप लोग भी बनाते चले जाओ, क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस चार्ट आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब एक जगह पर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है। चल ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। थोड़ा सा आगे बनाते हैं हम लोग इसमें अब। चलो देखो, अब बात करते हैं हम लोग यहां पर सिंपल की। ये मार्कर सही से काम नहीं कर रहा, कोई नहीं, इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है चलो, अब देखो यहां पर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है डू और डज। कौन सी की जाती है, डू या डज। देखो अब डू या डज कहाँ यूज होती है ये भी आपको मैं बताऊंगा, बट अभी बच्चे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट को स्पेसिफाई कर दूं, इस चार्ट को क्लियर कर दूं। डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से हम लोग सीखेंगे और डिटेल से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक, बस मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझते चले जाओ, करते चले जाओ, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में आ गया डू या डज, ठीक है। ये तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर मेन वर्ब की बात करें, वी टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो यहाँ यूज होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज होता है,
ठीक है। देखो अगली बात करते हैं हम लोग पास्ट की। तो पास्ट के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, और डिड के साथ में मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आ जाती है? फर्स्ट। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर में यहाँ हम लोग यूज करते हैं विल और शैल का, ठीक है। देखो इसके बाद में बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूस की, प्रोग्रेसिव टेंस की। तो प्रोग्रेसिव टेंस क्या कहता है हम लोगों को? ये कहता है कि भैया यहाँ पर आप लोगों को यूज करना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, ठीक है। आपको यहाँ पर कौन सा टेंस, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? इज यूज करनी है, एम यूज करनी है और आर का यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग यहाँ यूज करेंगे वॉज एज वेल एज वर, ठीक है। तो वॉज का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा डिटेल से आप लोगों को, बट अभी आप लोग इस टेंस चार्ट को समझ लो। हाँ तो देखो अगला जो है हमारे पास में दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोग यूज करते हैं विल बी एज वेल एज शैल बी, ठीक है। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ हैज एज वेल एज हैव, ठीक है। ये ध्यान रखना, हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं हैड का, और अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट की तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं विल हैव, शैल हैव, ठीक है। नेक्स्ट है अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है बच्चे यहाँ पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखो यहां यूज करेंगे हम लोग हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहां यूज करेंगे हैड बीन, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहां यूज करेंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको इसको वापस से एक बार रिवाइज करूंगा, बट कुछ नए थिंग्स के साथ में। मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो किसका होता है? डू या डज का, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज समझना कि डू का यूज कहां होता है, डज का यूज कहां होता है। इफ द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, इफ द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप किसका यूज करोगे? डू का यूज करोगे। इफ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे हम लोग? डज का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल पर ये डू डज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और यस ये बेस्ड करेगा। एक और चीज है रखना कि ये जो चीज है ये भी इसी के साथ में जाएगी। इफ द मेन वर्ब इज, if the subject is singular, sorry, if the subject is plural तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो। if the subject is plural तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज करो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिड, देखो डिड के साथ में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत छोटी सी चीज है कि डिड के साथ में यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और किसी का यूज नहीं करना है, ठीक है। चीज समझ में आई क्या? चलो अच्छा, अगर खाली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सॉरी टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट है, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज और समझो, कभी कभी कंफ्यूजन हमारे पास में ये होता है कि सर हम लोग पहचाने कैसे कि ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है या ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखो पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। जैसे मान के चलिएगा एक वो फॉर्म है हमारे पास में वर्क, वर्कड, वर्कड और वर्किंग, ठीक है। ये हमारे पास में चार फॉर्म्स हैं। अच्छा मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब एग्जिस्ट इन इंग्लिश ग्रामर? वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की कितनी फॉर्म इंग्लिश ग्रामर के अंदर अस्तित्व में है, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर में बात करते हैं उसके बारे में, बट पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फॉर्म कैसे पहचाने, सेकंड फॉर्म कैसे पहचाने, थर्ड फॉर्म कैसे पहचाने, ठीक है। और ये हो गई फोर्थ फॉर्म। देखो अब ये फर्स्ट फॉर्म जो है वो ऐसी होती है, वर्क हो गई। अब सेकंड फॉर्म वर्कड और थर्ड फॉर्म भी वर्कड है। अब हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट विच
फॉर्म इज कॉल्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म? तो सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमेशा अकेली आती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है। इट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम लोग सबसे वर्ब की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो ये एक्चुअली में क्या होता है, अकेली आती है, और जो अकेला रहता है वो अपने आप में स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म की। तो थर्ड फॉर्म जो होता है ना, उसके साथ में हमेशा और हमेशा क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो थर्ड फॉर्म ऑलवेज कम्स विद हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म जो होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है, सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है। अब मेरा जो क्वेश्चन था उस पर वापस पहुंचते हैं कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती है, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं? तो बेटा वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हमारे पास में 5 होती है, ठीक है। वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। कुछ कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि वर्ब की 6 फॉर्म्स भी होती है, तो मान सकते हैं 6 फॉर्म्स होती हैं, बट स्पेशली हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, वो 5 ही कंसीडर करते हैं, 6 नहीं करते हैं। तो देखो एक कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि एस और एस वाली फॉर्म भी होती है, बट एस और एस वाली जो फॉर्म होती है ना वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ना वो सेकंड ना वो 6th फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये जो है वो आपकी 5th फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो टू वर्क जो है इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन सबके नाम मैं आपको बता देता हूं, वैसे ग्रामर के अंदर इन सबके नाम दिए हुए हैं, या तो आप लोग इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी बोल सकते हो, या फिर इसके कुछ नाम भी हैं। तो इनके नाम समझ लो। तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ फॉर्म जो होती है इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो ये फिफ्थ फॉर्म, बल्कि 5 फॉर्म्स हैं हमारे पास में, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। हालांकि एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि आपसे कि आपकी फॉर्म्स कितनी होती है, बट आप लोगों को इनके नाम पता होने चाहिए। देखो क्यों पता होने चाहिए? मैंने आपको कहा कि छोटी सी चीज है बेटा, छोटी सी चीज कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का, बूस्टअप करने का काम करती है। कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने का काम करेगी कि अगर आप किसी पर्सन से 20 जानते हो, मतलब अगर कोई पर्सन 19 जानता है और अगर आप उससे 20 जानते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा यार। यही तो कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने का बात होती है। जैसे अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी कल ही के, सुशांत सिंह एक फिल्म एक्टर जिसने सुसाइड कमिट कर लिया, डिप्रेशन में थे वो और इस कारण से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो बट डिप्रेशन में तो आज के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर डिप्रेशन में तो हर एक पर्सन है, इवन मैं भी हूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग सुसाइड कमिट कर लें। संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होते हैं, संघर्ष करके ही उस व्यक्ति की असली स्थिति पता चलती है कि संघर्ष करके कितना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बट उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था। उनके फैंस को काफी दुख हुआ, परिवार वालों को काफी दुख हुआ, इवन मुझे भी काफी दुख हुआ। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा सुसाइड कमिट तो नहीं करना चाहिए बच्चे। तो सुसाइड कमिट करने से अच्छा है कि संघर्ष करो, संघर्ष करने के बाद, अच्छा आज दिन खराब है तो पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के खराब हैं यार, आने वाला दिन एक नया सवेरा तो लेकर आएगा, नई रोशनी तो लेकर आएगा। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिसका एक पांव नहीं है, लेकिन उसने स्ट्रगल किया और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाया। आज वो एक बहुत अच्छा फेमस कवि है, ठीक है। तो आप इन चीजों को ये मत ध्यान रखना कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या बहुत स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो डिप्रेशन का एक और तरीका है, जैसे डिप्रेशन अगर कभी होता है ना तो योगा करना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, ठीक है। तो इनसे क्या होगा कि आपका डिप्रेशन लेवल जो है वो रिड्यूस होगा, डाउन हो जाएगा। तो ये सब चीजें करो बच्चे, ये आप लोगों को मोटिवेट करेंगी। तो इन छोटी छोटी चीजों को जब आप याद करोगे ना तो ये मोटिवेशन बढ़ाएंगे और मोटिवेशन से आप लोगों को सक्सेस की राह मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब हम लोग आगे पहुंचते हैं, थोड़ा सा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पर। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर मेन की सेकंड फॉर्म की फ्यूचर के टेंस में हम लोग यूज करेंगे विल और शैल का, ठीक है। विल का जो यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं
सॉरी शैल का बता दूं, शैल का यूज करते हैं आई और वी के साथ में, बाकी की रेस्ट जितनी भी हैं उन सभी के साथ में किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ठीक है, इज एम आर, तो इज का जो यूज होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, एम का यूज होता है आई के साथ में, और आर के साथ में जो यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स का। ठीक है, वॉज के साथ में यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्क के साथ में होता है प्लूरल सब्जेक्ट, विल बी शैल बी बेटा वही चीजें हैं, शैल बी के साथ में यूज करो आई और वी का, बाकी जो रेस्ट है उन सभी के साथ में किसका यूज कर दो आप, विल बी का। ठीक है, हैज हैव, तो हैज का यूज जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, हैव का यूज जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है। हेड, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं, चाहे क्या वो तो करना ही है भाई, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में आप किसका यूज कर सकते हैं, हेड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बच्चे विल हैव और शैल हैव की। तो विल हैव वही चीजें हैं, देखो शैल हैव की बात करूंगा मैं सबसे पहले, तो आई और वी के साथ में और रेस्ट के साथ में विल हैव का यूज कर दो। हैज बीन, देखो यहाँ हैज का यूज किसके साथ में किया, सिंगुलर, तो यहाँ पर भी सिंगुलर कर दो। हैव का यूज किसके साथ में किया, प्लूरल, तो यहाँ पर भी किसका यूज कर दो, हैव बीन के साथ में भी प्लूरल का यूज कर दो। हेड के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा दो, वही चीज यहाँ पर भी आएगी। देखो तो शैल हैव बीन के साथ में किसका यूज होगा, आई और वी का, यहाँ किसका यूज होगा, रेस्ट का। ठीक है, तो बाकी जितनी भी उन सबका यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं। अब छोटी सी चीज समझो आगे, अभी हमारा थोड़ा सा पार्ट बाकी है इसमें। देखो क्या, इस पूरे टेंस के अंदर, इस पूरे सिंपल के अंदर हम लोग यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां जो एक्सेप्शन है वो इसमें है, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कहता है हम लोगों को कि इस जगह पर आप लोगों को मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, इन सभी जगहों पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन इस जगह पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। इज इट क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं, इस जगह पर हम लोग यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या, आईएनजी। देखो बच्चे कौन सा टेंस, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ये मैंने अभी आपको बताया, अभी भी लिखवाया यार मैंने आपको। हाँ बताओ मुझे कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सी है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस के अंदर देखो क्या करते हैं हम लोग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे, परफेक्ट में, परफेक्ट में है ना, परफेक्ट पे किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। देखो मैंने क्या कहा था कि जो थर्ड फॉर्म है ना वो अपने साथ में हमेशा क्या लाती है, हेल्पिंग वर्ब लेकर आती है। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पर। इस पूरे टेंस में हम लोग यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज करना है, आईएनजी का यूज करना है, कर लेंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज मुझे आपसे पूछनी है, वो ये है कि यहां परफेक्ट टेंस में मैंने तो यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस में मैंने यूज की वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर मैंने थर्ड फॉर्म यूज क्यों नहीं की, सीधी आईएनजी फॉर्म यूज क्यों की। तो देखो एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये जो बीन देख रहे हो ना आप लोग, बीन, ये जो बीन है ये खुद अपने आप में थर्ड फॉर्म है, किसकी, बी की। तो बी, वॉज, वर और बीन और बीन और टू बी। तो ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई सेकंड फॉर्म, ये हो गई थर्ड फॉर्म, ये हो गई फोर्थ फॉर्म और ये हो गई फिफ्थ फॉर्म। तो देखो थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली यहां पर हेल्पिंग वर्ब के अंदर इंक्लूड हो गई। ठीक है, चीज समझ में आ गई। तो देखो यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को, कोई चीज जो है वो समझ में नहीं आई तो बताओ। चलो ये चार्ट जो है, हाँ एक और चीज है कि जो चार्ट है उसको आप लोगों को बाय हार्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये जो चार्ट है वो आप लोगों के नेक्स्ट 2 टॉपिक्स में भी आएंगे, और उन टॉपिक के जो नाम है वो बता देता हूं मैं आप लोगों को क्या है। एक तो है वो वॉइस और एक है नरेशन। ठीक है, तो बच्चे ये चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इसी चार्ट के बेस पर आप लोगों के 2 टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, एक तो वॉइस का, दूसरा नरेशन का। ठीक है,
तो अब क्योंकि मैं आपको वॉइस में भी करवाऊंगा, नरेशन में भी करवाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को ये चार्ट बाय हार्ट होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। विदाउट दिस चार्ट यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉइस एज वेल एज नरेशन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से ताकि आप लोगों को ये याद रहे। और बार बार करो, रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चे आज के लिए क्लास को यहीं तक ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो टेंस का ही होगा, किसी और का नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत पिक्चर मेरे बाकी है अभी दोस्त। ठीक है, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।